Hello students, today we will discuss the remaining part of our chapter 9 of biology, heredity and evolution. Monohybrid cross, dihybrid cross, every topic has been discussed in the previous lecture. आज हम कुछ जो टॉपिक रह गए हैं इसमें हेरिडिटी से रिलेटेड उन्हें स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड. जो कैरेक्टर्स आपने अभी जस्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है उसमें आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाया था. फिर फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं, सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं. तो कैसे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर ट्रेट्स, ट्रेट जो वर्ड सामने आपको दिख रहा है हेडिंग में, ट्रेट का मीनिंग है कैरेक्टरिस्टिक. ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात है. तो कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं अगली प्रोजेनी में, कैसे ये एक्सप्रेस हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हें एक्सप्रेस करती है. ठीक है ना. तो बस एक नाम आप याद रखिएगा कि जीन्स. सो जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब के अंदर जो जीन्स होते हैं, दीज आर द डिस्क्रीट यूनिट्स एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट मे बी प्लांट और इट मे बी एनिमल. तो जीन जो है क्या, जैसे कि सामने भी आपके जो ये नोट्स हैं इनके अंदर भी लिखा है कि सेलुलर डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल. एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है. आपने 9th में सेल का पूरा चैप्टर स्टडी किया है. न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए पाया जाता है स्ट्रक्चर. डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है. ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ये ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है. डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है और इसके अलावा कोई और दूसरा बायोमोलिक्यूल पास ऑन नहीं होता. और डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे 12th क्लास में बायोलॉजी में काफ़ी डिटेल में इस पर 3-4 चैप्टर्स हैं पूरा डीएनए के ऊपर ही, उसमें आपको डिटेल्स पता चलेंगी इसकी. बाकी ब्रीफली मैं बता देती हूँ कि डीएनए की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारे पीसेस से मिलकर बना हुआ है और हर पीस जो है डीएनए का एक जीन की तरह काम करता है. ठीक है. बेस पेयर्स होते हैं, सिंगल बेस पेयर भी जीन की तरह काम कर सकता है, 2-3 बेस पेयर भी हो सकता है, कंबाइंड एक जीन की तरह काम करें. तो ये जीन सिचुएटेड होते हैं डीएनए पर और ये जीन ही ऐसी वो यूनिट है जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. होता क्या है कि डीएनए जो है, डीएनए से आरएनए बनता है सेल के अंदर और आरएनए से बनता है प्रोटीन. डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है. ये एक चेन होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की. और जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है जनरली एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम होते हैं ख़ास तौर से. और ये एंजाइम जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं, डिफरेंट और हमारी फंक्शनिंग जो बॉडी की सेल के अंदर हो रही है, फिजियोलॉजी और जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है उनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और बहुत सारे हार्मोन्स के रिलीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो हार्मोन्स बनते हैं प्लांट की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इनडायरेक्ट वे में आप ये देख रहे हैं और ये हार्मोन ही डिपेंड करता है, मतलब ये हार्मोन ही इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट. जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं प्लांट के अंदर वो ये रेगुलेट करते हैं कि क्या प्लांट की हाइट होगी. तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना. प्रोटीन जो है वो एफिशिएंटली मोस्टली प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं. ये एंजाइम जो है और हार्मोन के रिलीज़ को रेगुलेट कर रहा है, कम ज़्यादा जो कुछ भी हो रहा है. और उसके बेस पर ही प्लांट की हाइट जो है वो एक्सप्रेस हो रही है कि टॉल है कि डॉर्फ है कि क्या है. तो देखिए स्टार्टिंग डीएनए से करी थी आपने. डीएनए को मैंने बताया कि अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं और हर जीन एक अलग कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चाहे प्लांट के लिए हो चाहे एनिमल हो चाहे. तो बेसिकली ट्रेट कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, जीन के थ्रू. यानी कि जो कुछ भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करता है. जो जेनेटिक मेकअप है हमारा वो कंट्रोल करता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को. So the characteristic or traits of parents are transmitted to their progeny or offspring through genes present on their chromosome during the process of sexual reproduction. Sexual reproduction मेल एंड फीमेल पार्टनर्स का बीच में होता है. देन द जीन्स वर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. तो यही एक वो यूनिट है जो कि हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है जी. तो जीन्स जो है ये भी पेयर में होते हैं, जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं
वैसे ही जीन भी पेयर में होता है। और हमारा चाहे डोमिनेंट जीन है चाहे रिसेसिव जीन, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक सबका होता है। डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को शो कर पा रहा है, और रिसेसिव का मतलब जो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। तो यही जो यूनिट है वो अगली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है जी। एक चीज़ और नोट करने की है कि द प्रोजेनी इनहेरिट्स 2 जीन्स। जो प्रोजेनी है उसके अंदर 2 जीन होते हैं फॉर ईच ट्रेट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, बट द ट्रेट शोन बाय द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन विच इनहेरिटेड जीन इज डोमिनेंट और द ट्रू। मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल जो क्रॉसिंग करवाई है किसी एनिमल की या जिसमें भी है, तो उसमें क्या है कि जो प्रजानी आ रही है उसके अंदर जीन दोनों का होगा। बेशक एक का डोमिनेंट है एक का रिसेसिव है, या किसी भी 2 प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाई है, एक के अंदर डोमिनेंट जीन है एक के अंदर रिसेसिव है, दोनों का जीन आ रहा है। बात यह है कि एक्सप्रेस किसका हो रहा है, जो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब समझते हैं, जो दूसरे के प्रेजेंस में अपने आप को शो कर पा रहा है और दूसरे को दबा दे रहा है, नहीं शो होने दे रहा, डोमिनेंट है। तो है जीन दूसरे वाले का भी, रिसेसिव का भी है, डोमिनेंट का भी है, पर वो शो कौन सा होगा अगली प्रोजेनी के अंदर, जो कैरेक्टरिस्टिक है या ट्रेट है, शो होगा डोमिनेंट वाला हमेशा, जो कि आप पीछे एग्जाम्पल के तौर पे देख चुके हैं। उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देख चुके हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो जैसा प्लांट में है उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी होता है, और काफ़ी हद तक ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इसी तरह से जो जीन्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ हेरिडिटी सेक्स डिटर्मिनेशन। हेरिडिटी टॉपिक से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है एक तरीके से। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो कह सकती हूँ कि द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज़ डिटरमाइंड। ठीक है ना, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज़ डिटरमाइंड इज़ कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ये पता चलता है कि भाई हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, तो ये प्रोसेस सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। यू नो दैट ए पर्सन कैन हैव ए मेल सेक्स और ए फीमेल सेक्स ना, ये तो सभी जानते हैं कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। सो जेनेटिक्स इज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ ए पर्सन। जो आप पढ़ रहे हैं हेरिडिटी जेनेटिक्स में ही आता है। दिस इज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ ए पर्सन। अब आप ये भी देख सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इन्होंने एक अलग से फैक्टर डाल दिया है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या क्या चीज़ें हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जनरली आप जेनेटिक्स ही पढ़ते हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है तो मैं उसको बता देती हूँ। 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, एनवायरमेंटल और जेनेटिक्स। आपको तो जेनेटिक्स ही पे ही ध्यान रखना है। वैसे एनवायरमेंटल में क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, नॉट ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें कि टेम्परेचर का रोल होता है सेक्स जो है वो डिसाइड करने के अंदर। लाइक टर्टल है, कछुआ, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द फर्टिलाइज्ड एग, इन विच फॉर्म द फर्टिलाइज्ड एग विल बी डेवलप्ड। ठीक है ना, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि आगे इसका जेंडर क्या होगा, मेल टर्टल होगा या फीमेल टर्टल हो। बट जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली किस पर डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जो जीन की और क्रोमोसोम की जो कैलकुलेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, सो हम ये भी कह सकते हैं द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। चाहे हम हो चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, हर एक की बॉडी में 2 टाइप के क्रोमोसोम के सेट पाए जाते हैं। क्या नाम, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पर जो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है ह्यूमन बींग्स का दे रखा है, तो डेफिनेटली हम उन्हीं की बात करेंगे। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको पता है सही तरीके से कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है। ये 23 पेयर क्रोमोसोम में से 22 पेयर तो ऑटोसोम्स होते हैं, जो सब में एक जैसे हैं, मेल और फीमेल सब में एक जैसे हैं ऑटोसोम्स। लेकिन जो 23rd पेयर है वो अलग अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो मेल में ये क्रोमोसोम XY के नाम से जाना जाता है, जबकि फीमेल में ये क्रोमोसोम XX के नाम से जाना जाता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके अंदर 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, और 23rd जो पेयर है, एक पेयर यानी कि वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, विच डिसाइड द सेक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन।
जो ये डिसाइड करता है कि अगला जनरेशन में आने वाला चाइल्ड फीमेल होगा या मेल होगा। फीमेल चाइल्ड के लिए जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है XX, और XY अगर सेक्स क्रोमोसोम का पेयर तैयार होगा तो चाइल्ड मेल होगा। ठीक है, ये देखिए इसमें बता रखा है ऑटोसोम, सॉरी इसके बारे में। हाँ जी, तो मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब है कि हाफ जो मेल गैमीट्स हैं उसके अंदर क्या है, X क्रोमोसोम पाया जाएगा। मेल गैमीट मतलब स्पर्म्स के अंदर X क्रोमोसोम पाया जाएगा, जबकि हाफ के अंदर Y क्रोमोसोम पाया जाता है। इसी तरह से आप देखिए कि जो फीमेल होती है उसमें भी XY नहीं, उसमें सब X हैं, जो 23 पेयर सारे सारे X हैं। मेल में एक Y जरूर होता है, छोटा क्रोमोसोम होता है जो, लेकिन फीमेल में सब के सब X क्रोमोसोम, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम है चाहे वो ऑटोसोम्स है। तो इसमें भी क्या है कि दोनों ही के अंदर X क्रोमोसोम ही जाएगा। सभी वुमेन्स के अंदर, वीमेन के अंदर जितने भी वीमेन हैं, फीमेल है, उसके अंदर X क्रोमोसोम ही जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम के तौर पर भी। अब देखिए कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस एट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये सामने आपको गैमीट्स दिखा रखे हैं, मेल गैमीट दिखा रखा है, फीमेल गैमीट दिखा रखा है। मेल गैमीट क्या है, स्पर्म्स हैं, और फीमेल गैमीट ओवम है। ठीक है, मान लीजिए स्पर्म मैंने आपको जैसा कि बताया, भाई ओवम तो X ही होगा, चाहे क्योंकि है ही X, फीमेल के अंदर कोई दूसरा क्रोमोसोम ही नहीं है, सिर्फ X पाया जाता है, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम की बात करो या किसी की भी। तो फीमेल से तो X आएगा ही आएगा, लेकिन मेल के अंदर दो हैं, आधे स्पर्म्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं X क्रोमोसोम को, आधे कैरी करते हैं Y को। अगर फीमेल ओवम के साथ में, ये देखिए सामने जो डायग्राम में दिखा रखा है, मेल का X क्रोमोसोम मिल गया, फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ मेल का X मिल गया, तो अगला जो चाइल्ड बनेगा नेक्स्ट जनरेशन वो बनेगा फीमेल चाइल्ड। और अगर मेल के Y क्रोमोसोम के साथ में फीमेल का X क्रोमोसोम मिला है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन में चाइल्ड बनेगा वो बनेगा मेल चाइल्ड, जिसका कि स्ट्रक्चर होगा जेनेटिक XY, और फीमेल का स्ट्रक्चर होता है XX। ठीक है ना, तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बेसिकली मेल पर ही डिपेंड करता है कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना, तो इफ़ ए स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम देन इट फर्टिलाइज्ड द ओवम विच कैरीज X क्रोमोसोम एंड द चाइल्ड बॉर्न विल बी ए गर्ल, है ना। अगर X क्रोमोसोम मेल का मिलेगा फीमेल के X क्रोमोसोम से, तो चाइल्ड क्या होगा, मेल फीमेल होगा, और अगर Y क्रोमोसोम मिलेगा तो मेल चाइल्ड होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, बॉय, वेदर इट विल बी बॉय और गर्ल विच इज़ बॉर्न, तो फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस बात के लिए कि नेक्स्ट जो जनरेशन में चाइल्ड आ रहा है वो क्या है, बिकॉज फीमेल के पास तो है ही सिर्फ X क्रोमोसोम, वो किसी भी हालत में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चैप्टर आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे हेरिडिटी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा।